हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। पिछले लेक्चर में अपनों ने बात किया था कि चालक पदार्थों के लिए, अर्धचालकों के लिए और कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता का ताप पर जो प्रभाव देखा था। आज अपनी बात करेंगे अतिचालकता। कुछ धातुओं तथा कुछ मिश्र धातुओं में यह पाया जाता है कि एक निश्चित ताप पर उनकी प्रतिरोधकता का मान असामान्य रूप से तेजी से घटकर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। मतलब कुछ धातु तथा कुछ मिश्र धातुएं ऐसी है, उनका एक निश्चित ताप पर, किसी एक निश्चित ताप पर उनकी जो प्रतिरोधकता है वो एकदम से घटकर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। तथा देखो प्रतिरोधकता क्या होगी, शून्य होगी, तो चालकता क्या हो जाएगी, अत्यधिक हो जाएगी। तो इस निश्चित ताप को क्या कहते हैं, अपने क्रांतिक ताप कहते हैं। मतलब जिस ताप पर प्रतिरोधकता असामान्य रूप से तेजी से घटकर शून्य हो जाते हैं उस ताप को क्या कहते हैं, क्रांतिक ताप कहते हैं। तथा पदार्थ का यह गुण अतिचालकता कहलाता है। ठीक है, अतिचालकता का गुण सर्वप्रथम पारे में खोजा गया था और पारे के लिए क्रांतिक ताप 4.2 केल्विन होता है। याद करने वाली बात है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अतिचालकता का गुण सर्वप्रथम किसमें खोजा गया था, पारे में खोजा गया था, और जिसके लिए क्रांतिक ताप का मान कितना होता है, 4.2 केल्विन होता है। ठीक है, अब अतिचालक पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। अतिचालक पदार्थों के अंदर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, जिसे क्या कहते हैं, माइजनर प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, माइजनर प्रभाव कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया कि माइजनर प्रभाव क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो होता है श्रेणीक्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणीक्रम संयोजन अपने सेलों के लिए भी पढ़ा था, संधारित्र के लिए पढ़ के आए हैं, पर अपने को आज क्या पढ़ना है, प्रतिरोधों के लिए पढ़ना है। प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन क्या होता है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट आता है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। किस प्रकार श्रेणी क्रम संयोजन होता है, देखो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रथम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं तथा अन्य को भी इसी क्रम में जोड़ा जाता है। तो जो अपने को संयोजन प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। देखो डायग्राम में आपको बता देता हूं। देखो मेरे पास ये एक पहला प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध है, तीसरा प्रतिरोध है। पहला प्रतिरोध R1 R2 R3। ठीक है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये पहला सिरा हो गया, ये दूसरा सिरा हो गया, तथा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को आपस में जोड़ा जाता है तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तथा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को भी क्या होता है, आपस में जोड़ा जाता है। इसी प्रकार अन्य को भी आपस में जोड़ते, जो अपने को संयोजन प्राप्त होता है वो क्या होता है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन प्राप्त होता है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, तीनों प्रतिरोधों के किससे जोड़ दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया जिसका विभवांतर कितना है V, और कुंजी से जोड़ दिया। ठीक, जैसे मैंने बैटरी से जोड़ा तो इस परिपथ में I विद्युत धारा क्या हो जाएगी, प्रवाहित होने लग जाएगी। देखो जो धारा इस प्रतिरोध के अंदर प्रवाहित होगी वही धारा क्या होगी, R2 प्रतिरोध के अंदर प्रवाहित होगी, वही धारा R3 प्रतिरोध के अंदर प्रवाहित होगी। मतलब जो विद्युत धारा होगी वो तीनों प्रतिरोधों में क्या होगी, समान होगी। मतलब जो I का मान है तीनों प्रतिरोधों में क्या रहेगा, समान रहेगा। तथा अब बात करते हैं विभवांतर की। विभवांतर क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच का अंतर। अब देखो जो पहला प्रतिरोध है वो किन किन बिंदुओं के बीच में जुड़ा हुआ है, A और B के बीच में जुड़ा है। तो इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना हो जाएगा, VB माइनस VA, और R2 प्रतिरोध का विभवांतर कितना हो जाएगा, VC माइनस VB, क्योंकि C और B के बीच में जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार जो R3 प्रतिरोध है वो D और C बिंदु के बीच में जुड़ा हुआ है, तो यहां प्रतिरोध कितना हो जाएगा, VD माइनस VC। मतलब तीनों प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो दोबारा बता देता हूं, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों पर विद्युत धारा का मान तो क्या रहता है, समान रहता है, और विभवांतर क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। देखो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध में बहने वाली विद्युत धारा I का मान क्या रहेगा, समान रहेगा, वह विभवांतर क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। ठीक है, देखो चित्रानुसार तीन प्रतिरोध R1 R2 के मान के तीन प्रतिरोध श्रेणीक्रम में जुड़े हुए हैं। इन प्रतिरोधों में I मान की विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। देखो I मान की विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। प्रथम प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर, और विभवांतर क्या होता है, ओम के नियम से V बराबर I
R। अब पहला प्रतिरोध के देखें तो सिरों पर विभवांतर कितना है V1। विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है I, क्योंकि तीनों में विद्युत धारा का मान क्या है समान है। और प्रथम प्रतिरोध का प्रतिरोध कितना है R1, तो यहाँ पे विभवांतर कितना हो जाएगा V1 बराबर I R1। इसी प्रकार द्वितीय प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करेंगे तो V2 I R2। सिमिलरली तृतीय प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर कितना हो जाएगा V3 I R3। अगर अपने बात करें कुल विभवांतर कितना है V, वो क्या होगा इन तीनों विभवांतरों के योग के क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, तो देखो कुल विभवांतर कितना हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। और V1 की वैल्यू कितनी है IR1, V2 की वैल्यू कितनी है IR2 और V3 की वैल्यू कितनी है IR। तीनों की तीनों वैल्यू मैं समीकरण नंबर 4 में पुट कर दूंगा। ठीक है, V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब देखो तीनों में I क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो बाहर निकालिए मैंने I को। अंदर कितना रहेगा R1 प्लस R2 प्लस में R3। और V को मैंने क्या I को क्या लिया V के अपोन में लिया, तो V अपोन I कितना आ गया R1 प्लस R2 प्लस में R3। अब यदि तीनों प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, जो तुल्य प्रतिरोध मैंने कितना मान लिया RS, S का मतलब वो सीरीज का मतलब श्रेणीक्रम। ठीक है, तो RS हो तो RS बराबर क्या होता है V अपोन में I मान लिया तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, V बराबर IR से तुल्य प्रतिरोध कितना है RS, V अपोन I हो गया। ठीक है, तो समीकरण 5 व 6 की तुलना करूं तो V अपोन I की जगह मैं क्या लिख सकता हूं RS लिख सकता हूं। RS बराबर कितना आ गया R1 प्लस R2 प्लस में R3। श्रेणीक्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया R1 प्लस R2 प्लस R। इसी प्रकार मान लो मेरे पास n प्रतिरोध और श्रेणीक्रम में जुड़े हुए तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 RN। ठीक है, अब देखो आगे क्या किया इसने, अतः स्पष्ट है कि प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध दिए गए प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो कुछ स्पेशल पॉइंट दिए हुए अपने को। तो पहला पॉइंट क्या है, सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित विद्युत धारा क्या रहती है समान रहती है। जितने भी अपने को श्रेणीक्रम में प्रतिरोध दिए होंगे सभी में विद्युत धारा I का मान क्या रहेगा समान रहेगा। मैंने आपको अच्छे से बात बता दी है। दूसरा बात, जो परिणामी विभवांतर होगा कुल विभवांतर होगा वो पृथक प्रतिरोधों का विभवांतरों के योग के बराबर होगा। मैंने आपको जो कुल विभवांतर होगा वो भी वो अलग अलग, मान लो प्रथम प्रतिरोध विभवांतर कितना था V1, दूसरे पे कितना था V2, तीसरे पे कितना था V3। अलग अलग विभवांतरों के योग के क्या होगा योग के बराबर होगा। तीसरी बात, तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन में जोड़े गए किसी भी एक प्रतिरोध के मान से अधिक प्राप्त होता है। मान लो मेरे पास क्या 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं, एक 6 ओम है, दूसरा 5 ओम है, मान लो 2 प्रतिरोध दिए हुए हैं। अब मैं कहूँ इस श्रेणीक्रम संयोजन आपस में किस में जुड़े हुए हैं, ये श्रेणीक्रम में जुड़े हुए हैं, तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 11 ओम। मतलब किसी एक ओम से क्या होगा अधिक प्राप्त होगा। 6 ओम से भी देखो 11 ओम अधिक है, 5 ओम से भी क्या है 11 ओम अधिक है। तो यही कह रहा है तुल्य प्रतिरोध RS का मान कितना है 11 ओम, संयोजन में जोड़े गए किसी भी एक प्रतिरोध के मान से क्या होता है अधिक प्राप्त होता है। तो ये था अपने पास आज का टॉपिक कि प्रतिरोधों का जो श्रेणीक्रम संयोजन होता है उसमें तुल्य प्रतिरोध निकाला कितना होता है RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस में R3। कल बात करेंगे अपने समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोधों का। ठीक है, थैंक यू।